बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 1 संबंध और फलन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम प्रश्नमाला 1.3 के प्रश्नों के हल प्राप्त करेंगे। तो प्रश्न संख्या 6 से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन f जो प्रांत से इस सह प्रांत में परिभाषित है। fx का नियम है x/x+2 द्वारा प्रदत्त फलन एक-एकी है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि फलन एक-एकी जो f है -1 से 1 से r में परिभाषित किया है। फलन fx = है x/x+2, ये फलन का नियम हो गया आपका। आपको बताना है कि ये फलन एक-एकी है। हम सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करते हैं? fx1 = fx2 मान कर चलेंगे और x1 = x2 फाइंड आउट कर लेंगे, तो कह देंगे फलन f एक-एकी है। उसके बाद कहता है फलन f -1 से 1, प्रांत जो ऊपर था वही प्रांत है, लेकिन जो r सह प्रांत था उसकी जगह f का परिसर ले लिया। यानी कि यहाँ सह प्रांत की जगह क्या लिख दिया उसने? f का परिसर। बच्चों, किसी फलन में उसका परिसर और सह प्रांत बराबर हो जाए तो फलन आच्छादक भी हो जाता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी फलन को उसके खुद के परिसर तक परिभाषित कर देंगे तो फलन आच्छादक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा जाता है? सह प्रांत, और सह प्रांत की वैल्यू यहाँ पर लिखते ही f का परिसर क्या हो गया कि ये सह प्रांत बन गया, मतलब सह प्रांत के बराबर आ गया। तो f का परिसर बराबर सह प्रांत यहाँ हो चुका है। ये बात ये क्वेश्चन आपको कहना चाहता है, इसलिए फलन आच्छादक हो जाता है। और पहले ही हम बता देंगे कि फलन एक-एकी है, उसके बाद हम बता देंगे कि फलन आच्छादक भी है। क्यों? क्योंकि फलन को इस प्रांत से फलन के परिसर तक परिभाषित कर दिया गया है। फलन एक-एकी और आच्छादक होने के कारण हम कह देंगे कि फलन व्युत्क्रमणीय है, और अगर फलन व्युत्क्रमणीय है तो हम कह देंगे कि f इनवर्स का अस्तित्व है। और f इनवर्स का अस्तित्व होगा मतलब उसका प्रतिलोम का अस्तित्व हो जाएगा, तो प्रतिलोम फलन ज्ञात कर लेंगे। पीछे हम इन विधियों पर विचार कर चुके हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले देखिए, सबसे पहले क्या लिखा जाता है हल के अंदर? हम हल में लिखेंगे कि फलन fx कहाँ से कहाँ परिभाषित है। तो f जो है -1 से 1 इसका प्रांत और सह प्रांत कितना r, और फलन fx बराबर जो है वो वैल्यू x/x+2 दी गई है। ये सबसे पहले हमें लिखना चाहिए। प्रांत और सह प्रांत लिखें, उसके बाद फलन का नियम लिखें बच्चों। उसके बाद हम मानेंगे, माना कि fx1 बराबर है fx2, यानी कि x1 और x2 के दोनों के प्रतिबिंब जो हैं वो समान है। किसके लिए? सभी बिंदुओं के लिए। किसके सभी बिंदुओं के लिए? प्रांत के सभी बिंदुओं के लिए। प्रांत के सभी बिंदु क्या हैं बच्चों? x1, x2 जो दोनों बिंदु लिए हैं वो किससे बिलोंग करेंगे? प्रांत से, यानी -1 से 1 में बिलोंग करते हैं। इनमें -1 से 1 तक की वास्तविक संख्याओं में कोई भी x1 और x2 आपके हो सकते हैं। बात करेंगे इम्प्लाइज दैट fx1 बराबर fx2। fx का मतलब क्या है? x/x+2। फलन को x दिया तो उसने x/x+2 बना दिया। फलन को x1 देंगे तो सामने भी x1 और ये नीचे भी x1 हो जाएगा x1/x1+2 इक्वल टू, फलन को x2 देंगे तो वही बिहेवियर x2 के लिए दिखाएगा फलन, यानी x2 हो जाएगा x2+2। इस तरह से ये आएगा। बच्चों, स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या निकल कर आता है। देखिए, इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों। x1 को x2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से भी, और लेफ्ट साइड में लिख देंगे। तो x1 × x2 क्या हो जाएगा? x1 × x2। x1 × 2 प्लस का बनेगा 2x1। राइट साइड में x2 को ये हर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो x1 × बच्चों x2 हो जाएगा, और x2 का 2 से होगा तो +2x2 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट ये जो है x1 x2 इस x1 x2 से उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा? 2x1 बराबर 2x2 बचेगा। 2 से 2 हटा देंगे बच्चों और हो जाएगा x1 बराबर x2। बच्चों देखो, आप fx1 = fx2 लेकर चले थे और आपने क्या प्राप्त किया? x1 = x2। तो हम कह देंगे कि फलन क्या है? अतः फलन f एक-एकी है। ये स्टेटमेंट आपका आ गया, एक-एकी आपने सिद्ध कर दिया। अब कहेंगे, अब फलन f को परिभाषित किया जा रहा है -1 से 1 में,
और कहाँ तक, f के परिसर तक। अब बच्चों प्रांत आपके सामने है, प्रांत, और सह प्रांत की जगह लिख दिया f का परिसर, तो हम कह सकते हैं ना किसके बराबर है ये, f का परिसर हो गया सह प्रांत के। किसके सह प्रांत के, f के सह प्रांत के बराबर हो जाता है। अतः फलन f एकेकी तथा आच्छादक है। तब f के प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। ठीक है, क्योंकि फलन एकेकी आच्छादक हो गया, एकेकी हमने सिद्ध कर दिया, और ये बताया कि f का जो परिसर है वो सह प्रांत के बराबर कर दिया है उसने, क्वेश्चन ने। तो अब फलन क्या हो गया, एकेकी तथा आच्छादक हो गया। तो एकेकी तथा आच्छादक हो गया तो f के प्रतिलोम फलन का अस्तित्व भी हो गया। अब आगे बात करते हैं कि कैसे करेंगे। अब अस्तित्व हो गया है तो f इनवर्स निकालना है। कैसे निकालते हैं, f का प्रतिलोम फलन क्या होगा, देखिए f का प्रतिलोम फलन माना y इक्वल टू एफ एक्स, इम्प्लाइज दैट f इधर में आएगा तो x इक्वल टू क्या हो गया, f इनवर्स y। ये बच्चे पहले ही सीख चुके हैं। इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, x अपॉन एक्स प्लस 2। y को x के रूप में प्रदर्शित किया गया है बच्चों। हम x को y के रूप में प्रदर्शित करेंगे तब जाके हमारा प्रतिलोम फलन निकल कर आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x इंटू वाई प्लस 2y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू क्या हो गया, x। बच्चों हम x को कॉमन लेना चाहते हैं तो x को लेफ्ट साइड में ले आएंगे और y के पद को राइट साइड में ले जाएंगे, यानी हो गया एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2y। ये हो जाता है बच्चों आपका। तो आप x को कॉमन ले लेंगे, अब x कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2y। बच्चों x की वैल्यू आ गई बच्चों के पास माइनस 2y अपॉन y माइनस 1। बच्चे इसको थोड़ा सा और आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा आपका हो जाएगा x इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई। क्यों, ऊपर वाले माइनस को कैंसिल करने के लिए नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो y तो माइनस का हो जाएगा और 1 प्लस का हो जाएगा तो 1 माइनस वाई हो जाएगा। ये ऊपर वाला माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू आपने ऊपर देखी थी, अभी निकाल रखी थी। x की वैल्यू कितनी है, f इनवर्स y। f इनवर्स y इक्वल टू हो गया बच्चों का 2y अपॉन 1 माइनस वाई। बच्चों आगे हम कहें अगर y को x से प्रतिस्थापित कर दें और फलन के नियम को चेंज नहीं करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनरली किसी फंक्शन को के प्रांत को हम x लेते हैं, इसलिए y का प्रतिस्थापन कर देंगे x के द्वारा, तो हो जाएगा f इनवर्स x इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस x। देखिए ये प्रतिलोम फलन आपका प्राप्त हो गया। अतः f इनवर्स जो है क्या है, f का प्रतिलोम फलन है और वो कहाँ से कहाँ परिभाषित होगा, उल्टा हो जाएगा, f के परिसर से -1। तो आप कहेंगे जहाँ f इनवर्स, बताइए f कहाँ से कहाँ परिभाषित था, ऊपर आपको फिर दिखा देते हैं। आपका जो f परिभाषित था बच्चों वो आपने किया था कहाँ, -1 से 1 में f के परिसर तक। तो f इनवर्स लेंगे तो f का परिसर तो पहले प्रांत बन जाएगा और -1 से 1 क्या बन जाएगा, सह प्रांत। तो इस तरह से ये फलन आपका जो आने वाला है, ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि f इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी f के परिसर से, f का परिसर तो बन जाएगा प्रांत और यहाँ से -1 से 1 जो प्रांत था वो बन गया सह प्रांत। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है f(x) इक्वल टू 4x प्लस 3। एक फंक्शन है 4x प्लस 3 का मतलब क्या हो गया, लीनियर फंक्शन।
मतलब कि आपका रेखीय फलन, मतलब कि आपका एक घातीय बहुपद फलन है। एक घातीय बहुपद जो होते हैं सदैव एक एक ही आच्छादक होते हैं, पिछले भागों में आपको खूब समझाया गया है। तो ये आपका रेखिक फलन है एफ एक्स इक्वल टू नियम जो है फलन का। एफ आर से आर में परिभाषित है, तो जो एफ है उसका प्रांत भी आर है बच्चों और सह प्रांत भी आर है। आगे इस पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है तथा एफ का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। बच्चों सबसे पहले हमें फलन के बारे में ये बताना है कि वो व्युत्क्रमणीय है। अगर कोई फलन एक एक ही आच्छादक हो जाए तो व्युत्क्रमणीय भी हो जाता है, इसलिए सबसे पहले हमें एक एक ही आच्छादक की बात करनी होगी फंक्शन के लिए। उसके बाद जब एक एक ही आच्छादक हो जाएगा तो हम ये सिद्ध कर चुके होंगे कि फलन व्युत्क्रमणीय है, और अगर फलन व्युत्क्रमणीय है तो उसके प्रतिलोम फलन का अस्तित्व हो जाता है, वो निकल सकता है, तो हम f का प्रतिलोम निकाल देंगे। तो क्वेश्चन को करने का तरीका देखेंगे बच्चे। हल, माना एक एक ही के लिए पहले बात करते हैं, माना fx1 बराबर fx2, ठीक है। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r, r मतलब प्रांत r, x1 x2 प्रांत r के हैं, उनके प्रतिबिंब fx1 और fx2 को हमने बराबर माना है। इम्प्लाइज दैट fx का मतलब 4x प्लस 3 आपके सामने है, तो बच्चों fx1 का मतलब हो जाएगा 4x1 प्लस 3। बच्चों fx2, fx मतलब 4x प्लस 3 है, तो fx2 अगर फंक्शन को x2 दोगे तो उसका बिहेवियर सेम रहेगा, मतलब x की जगह x2 आ जाएगा तो आगे भी 4x2 प्लस 3 बन जाएगा, तो बच्चों का हो जाएगा 4x2 प्लस 3। उसके बाद बच्चों इम्प्लाइज दैट 3 से 3 को हटा देंगे, राइट साइड में ले जाके माइनस कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4x1 इक्वल टू 4x2, 4 से 4 को हटा देंगे और x1 इक्वल टू क्या लिख देंगे x2। ये बात इम्प्लाइज कर देगी। आप fx1 इक्वल टू fx2 लेकर चले थे फलन के लिए और आपने x1 बराबर x2 दिखा दिया, तो फलन क्या हो गया बच्चों, एक एक ही हो गया। तो आप कहेंगे फलन, क्या नाम है फलन का, f एक एक ही है। ये आपने सिद्ध कर दिया, एक एक ही सिद्ध कर दिया है। अब हम इसको आच्छादक सिद्ध करेंगे। तो आच्छादक के लिए देखिए, इसको स्लाइड को ऊपर ले जाते हैं, आच्छादक के लिए बात कर लेते हैं। सेकंड थिंग, आच्छादक। माना, क्या मानते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स मानते हैं। इम्प्लाइज क्या होता है, x इक्वल टू एफ इनवर्स y। जैसा कि बच्चों को बताया है, फलन एक पक्ष से जब दूसरी पक्ष में जाता है तो उसका प्रतिलोम f इनवर्स लग जाता है उस पर, तो f को लेफ्ट साइड में लाए तो क्या बन गया, f इनवर्स y बन गया। बच्चों y इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू जो क्वेश्चन के अंदर थी आप देखें कितनी थी, 4x प्लस 3, एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहीं से हम बात कर लेंगे कि आपका 4x प्लस 3 हो जाएगा बच्चों, 4x प्लस 3 y की वैल्यू हो गई, fx की वैल्यू fx की जगह रख दी। बच्चों आप देख रहे हैं y को प्रदर्शित किया गया है x के रूप में, x की फॉर्म में। हम उल्टा करते हैं क्योंकि प्रतिलोम निकालना पड़ेगा, हम y के लिए पूर्व प्रतिबिंब x की खोज करना चाहते हैं, इसलिए हम कहेंगे 3 को इधर लाएंगे तो 4x बराबर y माइनस 3 हो जाएगा। बच्चों x बराबर कितना बनेगा, y माइनस 3 अपॉन 4 बन जाएगा। बताइए y कहाँ होता है, आपका फलन जो है f वो कहाँ से कहाँ परिभाषित है, r से r में, तो x प्रांत में और y सह प्रांत में। हम ये देखना चाहते हैं प्रत्येक y के लिए जो x निकल कर आ रहा है वो प्रांत में है क्या, प्रांत मतलब वास्तविक संख्या है क्या। अगर ऐसा मिल जाता है तो हम कह देंगे प्रत्येक वास्तविक संख्या y जो कि सह प्रांत का अवयव है उसका पूर्व प्रतिबिंब x के रूप में प्रांत r में विद्यमान है, और ऐसा कहते ही हम क्या कह देंगे, फलन आच्छादक है। लेकिन हम देखते हैं ऐसा हो पाता है कि नहीं, तो हम कहेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r इज इम्प्लाइज दैट,
देखिए y बिलोंग्स टू r मतलब सह प्रांत, y कहाँ है, सह प्रांत में, लेकिन वो r से बिलोंग क्यों कर रहा है कि सह प्रांत r है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। y बिलोंग्स टू r के लिए y एक वास्तविक संख्या हो चुकी है, इसका मीनिंग ये है। अब y एक वास्तविक संख्या है तो उसमें से 3 घटा दें, किसी भी वास्तविक संख्या में से, जैसे कि 5, 7, 9, 3 घटाओगे तो 9 में से 3 घटाओगे 6 आएगा, 6 भी क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। तो हम कहेंगे y में से, वास्तविक संख्या में से जब हम 3 घटा देते हैं तो भी वो किससे बिलोंग कर जाती है, वास्तविक संख्या r ही हो जाती है। अब हम कहेंगे किसी वास्तविक संख्या में अगर 4 का भाग दें तो वास्तविक संख्या ही आएगी। जैसे 5 एक वास्तविक संख्या है, 4 का भाग दिया तो 5/4, 5/4 भी तो वास्तविक संख्या ही रहेगी। तो जब y-3 वास्तविक संख्या है तो ये इम्प्लाइज करता है कि y-3/4 भी किससे बिलोंग करेगा, r से, मतलब कि ये भी वास्तविक संख्या हो गई। अब बताइए y-3/4 किसके बराबर है, x के बराबर। तो यहाँ से इम्प्लाइज हो जाता है कि x भी किससे बिलोंग करता है, r से। अब बताइए बच्चों, अब y को वास्तविक संख्या लेकर चले थे और उसके लिए x भी क्या निकल गई, वास्तविक संख्या। तो आप कह सकते हैं ना, सह प्रांत के प्रत्येक बिंदु y का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत r में विद्यमान है। और ऐसा हो गया तो फलन आच्छादक भी है। एक एक ही हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। तो बच्चे लिखेंगे कि सह प्रांत R का प्रत्येक अवयव y बिलोंग्स टू R। प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत R में विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। अब चूंकि फलन एक एक ही पहले सिद्ध कर चुके, आच्छादक अब कर दिया, तो एक एक ही तथा आच्छादक है, तब व्युत्क्रमणीय होगा। व्युत्क्रमणीय होगा तथा F इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब F इनवर्स हम निकालेंगे। F इनवर्स कैसे निकालेंगे, देखिए y बराबर क्या था, fx। तो यहां से इंप्लाइज करते हैं अपन कि F इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, आपका x, और इंप्लाइज करेंगे F इनवर्स y। F इनवर्स y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, x की। अब x की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, आप पहले ही आच्छादक सिद्ध करते टाइम निकाल चुके हैं। देखिए आच्छादक जब आपने सिद्ध किया था तो पहले ही निकाल दिया था कि x बराबर कितना है, देखिए y-3/4। तो x की वैल्यू जो है हम जाकर यहाँ पर लिख देते हैं y-3/4, और बच्चों y को x से प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हो जाएगा F इनवर्स x इक्वल टू x-3/4। ये f का प्रतिलोम फलन हो गया। हमें यह भी बताना होगा जहाँ f इनवर्स कहाँ से कहाँ परिभाषित है। देखिए आपका f कहाँ से कहाँ था, मैं इधर बताऊं, आपका f R से R में था, ये प्रांत था, ये आपका सह प्रांत था। f इनवर्स बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, मतलब इस R से इस R में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए ये R से R में ही परिभाषित रहेगा। तो आपने प्रतिलोम फलन निकाल लिया। f इनवर्स x इक्वल टू x-3/4 है, जहाँ f इनवर्स R से R में ही परिभाषित है। तो आपने प्रतिलोम फलन निकाल कर बता दिया। आपका क्वेश्चन बच्चों ये सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है x² + 4 एक फलन का नियम है f(x) का। ये फलन r प्लस से 4 से अनंत तक की संख्याओं में परिभाषित है। इस पर विचार करने के लिए कह रहा है कि विचार कीजिए।
क्या विचार करें साहब, सिद्ध करना है कि f व्युत्क्रमणीय है। f क्या है, व्युत्क्रमणीय। जैसे ही बच्चे देखते हैं कि f को व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है तो पहले एक एक ही आच्छादक बता देंगे, सिद्ध हो जाएगा कि व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, f का प्रतिलोम f इनवर्स y बराबर ये है द्वारा प्राप्त होता है, जहां r प्लस सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इस लाइन पर ध्यान दीजिए, r प्लस सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो r प्लस क्या है, पहले तो बच्चों को ये ही पता होना चाहिए। देखो r प्लस क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि r प्लस का मतलब समझें ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं। ऋणोत्तर का मतलब होता है ऋण को छोड़कर, यानी माइनस वाली वास्तविक संख्याओं को छोड़ें तो बाकी का क्या बोला जाएगा, r प्लस। धनेत्तर का मतलब होता है धन वास्तविक संख्याओं को छोड़कर। अब आप तो संख्या रेखा जानते हैं ना बच्चों, संख्या रेखा देखिए, संख्या रेखा आपकी माइनस अनंत से अनंत तक होती है, बीच में आपका जीरो होता है। ये सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और जीरो से अनंत तक क्या होते हैं, आगे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब कोई कह रहा है वो ऋण को छोड़ दो, जीरो उदासीन होता है, जीरो का न तो प्लस चिन्ह होता है बच्चों न माइनस चिन्ह होता है, उसको उदासीन गिना जाता है। अब ऋण को छोड़कर, अगर मैं ऋण को छोड़ूं तो बचा क्या, जीरो और धनात्मक वास्तविक संख्याएं, जीरो तथा धनात्मक वास्तविक संख्याएं। मैं धनेत्तर बोलूं तो धन संख्याओं वास्तविक संख्याओं को छोड़कर, तो मैं पॉजिटिव रियल नंबर्स को छोड़ूंगा तो क्या बचेगा, ऋणात्मक बचेंगे और साथ में जीरो भी बच जाएगा। तो बच्चों को समझ लेना चाहिए r प्लस का मतलब यहाँ जीरो, जीरो इंक्लूड है और कहाँ तक, अनंत तक जा रहा है। बच्चों इस r प्लस का मतलब अलग होता है, बच्चों इस r प्लस का मतलब होता है धनात्मक वास्तविक संख्याएं। तो धनात्मक वास्तविक संख्या में हम जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर क्या होगा, जीरो से अनंत के मध्य की संख्याएं। ये ओपन ब्रैकेट कहता है कि जीरो को शामिल नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जीरो को शामिल किया जा रहा है क्योंकि वो लिख कर दे रहा है कि r प्लस नीचे प्लस लगा हुआ है। इसका मतलब ये समझें कि ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं मतलब ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं को छोड़कर बाकी की संख्याएं, तो जीरो प्लस आपकी धनात्मक वास्तविक संख्याएं, तो ये आपका आ जाता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अपने पास दो तरीके हैं, जैसे कि मैंने बताया। फर्स्ट मेथड में अप्लाई करेंगे तो अपन क्या करेंगे, अपन फलन को एक एक ही आच्छादक बता देंगे, वो व्युत्क्रमणीय हो जाएगा, उसके f इनवर्स x का अस्तित्व हो जाएगा और f इनवर्स x ज्ञात करने की विधि हमें पता है। वो तो पहला अपना तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है, गुणधर्मों में एक क्वेश्चन भी लिया था कि किसी फलन को उसके प्रतिलोम फलन के साथ जब संयुक्त फलन की संक्रिया करवाई जाती है तो आपको क्या मिल जाता है, आइडेंटिटी मिल जाता है। तब हम सिद्ध कर देते हैं कि ये क्या है, ये दिया गया फलन दिए गए फलन का प्रतिलोम है। दोनों ही तरीके हैं, मैंने गुणधर्मों में दोनों तरीकों से आपको क्वेश्चन करना सिखाया था। हम कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हम एक तरीका अप्लाई करते हैं। सबसे पहले फलन को लिखेंगे हल में, f(x) इक्वल टू कितना दिया गया है बच्चों, f(x) इक्वल टू क्या वैल्यू थी आपकी, देखिएगा ऊपर से x स्क्वायर प्लस 4, तो आप लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 4 लिख देंगे आप। फिर फलन को कहाँ से कहाँ परिभाषित किया गया है, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में देखिए कहाँ से कहाँ परिभाषित है, r प्लस से, तो आप कहेंगे ये r प्लस से, ये r प्लस से कहाँ परिभाषित है, 4 से अनंत, तो ये यहाँ तक आपका फलन परिभाषित है। फिर हम कहेंगे सबसे पहली बात करेंगे एक एक के लिए, एक एक के लिए क्या मान के चलते हैं बच्चे, f(x1) बराबर f(x2) लेकर चलते हैं और x1 बराबर x2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने लगते हैं। माना f(x1) बराबर f(x2) फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू r प्लस, प्रांत की बात करते हैं, x1 x2 किसके बिंदु होते हैं, प्रांत के, उनके दोनों के प्रतिबिंबों को बराबर माना। तो देखिए
fx का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो fx1 का मतलब क्या होना चाहिए, x की जगह x1 चला जाएगा, तो आगे भी क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस 4। fx2 हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस 4, ऐसा लिख देंगे। इम्प्लाइज दैट 4 से 4 कैंसिल, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। देखो बच्चों, ये आपके पास जीरो और धनात्मक संख्याएं हैं, तो मैं पहले ही स्टेटमेंट दे चुका हूँ आपको। मेरा स्टेटमेंट ये था कि दो धनात्मक वास्तविक संख्याओं के वर्ग बराबर हों तो उन दोनों संख्याओं को बराबर होना होता है, लेकिन दो वास्तविक संख्याओं के वर्ग बराबर हों तो उन संख्याओं का बराबर होना आवश्यक नहीं है। क्यों? वहाँ पर ऋणात्मक संख्याएं भी उपलब्ध हो जाएंगी। जैसे -2 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर के बराबर तो है, लेकिन -2 2 के बराबर नहीं है। लेकिन हम धनात्मक में बात करेंगे तो आपके पास -2 उपलब्ध ही नहीं होगा, तो 2 के बराबर होगा तभी उनके वर्ग बराबर है ना। तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर ही बराबर हो सकते हैं, इसलिए 2 और 2 बराबर हो गए ना। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ध्यान रखें। अब आपके x1 और x2 कहाँ के बिंदु हैं, प्रांत के, और प्रांत कौन है, r+, और r+ का मतलब है 0 से अनंत। अब 0 से अनंत क्या हुआ, आपकी धनात्मक वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं निश्चित रूप से x1 बराबर क्या होगा बच्चों, x2 होना ही होगा। तो ऐसा होगा तो आप कह देंगे f क्या है, 1 ही है। ये कह दिया। अब सेकंड कंडीशन आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए क्या करते हैं, आपके x कहाँ मिलेंगे, यहाँ, और y कहाँ मिलेंगे, यहाँ। प्रत्येक y के लिए पीछे में क्या होना चाहिए, x के रूप में पूर्व प्रतिबिंब मिल जाना चाहिए। तो फलन को क्या बोल देते हैं बच्चे, आच्छादक। कैसे सिद्ध करते हैं, तरीके आपने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं। माना y बराबर fx इज इम्प्लाइज दैट बच्चों x इक्वल टू f इनवर्स y, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू fx की वैल्यू आप अपने फंक्शन से उठा लेंगे, कितनी है, x स्क्वायर प्लस 4। 4 को इधर में लाएंगे तो y-4, और 2 का अंडर रूट ले लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आपका कितना, y-4। बच्चों अंडर रूट लेते हैं तो बाहर प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन हम किसको लिख रहे हैं बच्चों, x को लिख रहे हैं, और x क्या है, धनात्मक और 0 है। तो बच्चों यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्लस का चिन्ह आएगा। कारण क्या है, आप x को नेगेटिव कैसे कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि प्रांत में नेगेटिव संख्याएं हैं ही नहीं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ बच्चों को कौन सा चिन्ह अप्लाई करना है, यहाँ प्लस का। और जब नहीं चिन्ह लगाते हैं तो प्लस तो अंडरस्टूड है कि है ही है, तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। कारण मैंने बता दिया है, x जो है प्रांत का अवयव है, प्रांत का अवयव है तो क्या हो गया, धनात्मक हो गया, और धनात्मक हो गया तो फिर ऋण का चिन्ह आने का क्या मतलब हुआ। तो आप कहेंगे कि प्रत्येक y के लिए पूर्व प्रतिबिंब के रूप में x विद्यमान है। देखिए कैसे, आपका y है कौन, आपका y देखो बच्चों, ये आपका जो समुच्चय है, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जिसको क्या कहते हैं, अंतराल रूप में लिखते हैं। ये 4 से लेके अनंत तक की वास्तविक संख्या है। आप 4 ही ले लीजिए, आप y का 4 लेंगे तो 4 - 4 कितना बनेगा, 0, x 0। तो आप यहाँ ये कहना चाहते हैं इस माध्यम से, आपके x यहाँ है, y यहाँ है, और y बराबर आपने 4 लिया तो y बराबर 4 रखा तो x कौन मिल गया, 4 - 4 0, x बराबर 0 मिल गया। तो 4 का पूर्व प्रतिबिंब कौन आ गया बच्चों, 0 आ गया। 4 से बड़ा 5 लेंगे तो देखिए 5 लेंगे y की जगह, तो 5 - 4 क्या हो जाएगा, 1, और 1 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1, यानी कि 5 का पूर्व प्रतिबिंब कितना बनेगा पीछे में, 1। आप देख रहे हैं बच्चों, सारे के सारे मान धनात्मक आ रहे हैं पूर्व प्रतिबिंब के रूप में, तो x के मान तभी तो हम ऋणात्मक नहीं ले सकते हैं। तो हम कहेंगे कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव y के लिए पूर्व प्रतिबिंब x प्रांत में विद्यमान है, अतः फलन क्या है, अपना फलन आच्छादक हो जाता है। तो इस बात को लिख देंगे, देखिए सह प्रांत
के प्रत्येक अवयव y बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ सह प्रांत क्या है, 4 से अनंत, का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत R प्लस में विद्यमान है। अतः फलन आच्छादक। फलन एक एक की पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, आच्छादक बच्चों ने अब कर दिया, तो एफ इनवर्स का अस्तित्व है। अतः एफ के प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स का अस्तित्व होगा। और कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, y इक्वल टू क्या, एफ एक्स इम्प्लाइज दैट एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स, इम्प्लाइज दैट एफ इनवर्स y, x की वैल्यू y के रूप में आपने पहले ही निकाल चुके हैं, क्या, y माइनस 4, और यही तो आपको क्वेश्चन में दिया गया था। तो ये आपका प्रतिलोम फलन हो गया। आपको y को x से प्रतिस्थापित करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में y के रूप में ही प्रतिलोम को दिखाया हुआ है। तो यही आपका क्वेश्चन हो जाता है। f इनवर्स आपका 4 से लेके अनंत जो था वो तो आपका बन गया प्रांत, और सह प्रांत क्या बन गया, r प्लस। तो इस तरह से आपने प्रतिलोम फलन को सिद्ध कर दिया कि ये दिए गए फलन एफ एक्स का प्रतिलोम फलन है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। इंपॉर्टेंट लगा लें बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक थोड़ी सी टेक्निकल बात है जो आपको अभी समझाते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 द्वारा प्रदत्त फलन r प्लस से माइनस 5 से अनंत पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f इनवर्स y बराबर ये। r प्लस जो पिछले क्वेश्चन में उसने लिया था वही चीज़ इसमें ली है। r प्लस का मतलब 0 से अनंत, आप समझेंगे, वो पहले व्याख्या कर चुका है r प्लस की। तो अब बात करते हैं अपन कि इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। हल में सबसे पहले हमारा फलन एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, और फलन को परिभाषित कर रहा है r प्लस से माइनस 5 से अनंत तक, ये परिभाषित कर रहा है। बच्चों ये 2 घात का बहुपद है, क्या इसे पूर्ण वर्ग में लिख सकते हैं हम? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो पहला पद 3x, पहला पद कितना, 3x, और फिर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दूँ। तो देखिए जब इसको ओपन करते हैं तो प्रथम a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर जब आप करेंगे तो 9x स्क्वायर प्रथम पद मिल जाएगा, 2ab करेंगे तो 2 इंटू 3x इंटू 1 कितना हो जाएगा, 6x, आपको दूसरा पद मिल गया। और 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है, b स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1। और आप 5 की जगह इसमें से एक जोड़ के 6 घटा दें, तो 6 घटा देंगे तो अब आपका सिमिलर हो गया। इसका पूर्ण वर्ग इस तरह से बनाया जाता है बच्चों, और पूर्ण वर्ग बनाने की ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी क्वेश्चंस में, तो आपको वहाँ बताएंगे कि पूर्ण वर्ग बनाने का वास्तविक तरीका क्या है। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, ओपन करोगे इसको तो आपको ऊपर वाला फलन ही मिल जाएगा। सुविधा इसलिए होगी कि यहाँ से हमें एक एक ही बताने में आसानी होगी, तो हमने इसको थोड़ा सा बदल के इस रूप में लिख दिया। तो पहले बात करेंगे बच्चे एक एक ही के लिए, तो एक एक ही कैसे बताएंगे, देखिए क्या मानकर चलते हैं, माना fx1 बराबर क्या, fx2 फॉर ऑल x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू प्रांत, और प्रांत कौन है, r प्लस। हम सभी के लिए बात कर रहे हैं। fx1 की वैल्यू यहाँ से न लेकर यहाँ से ले लेंगे, पूर्ण वर्ग बना चुके हैं, इससे आसानी होगी। देखिए
x अगर देते हैं तो ये बनता है, x1 की जगह x की जगह x1 प्रतिस्थापित कर देंगे तो सामने हो जाएगा 3x1 + 1 का होल स्क्वायर -6 बराबर x2 रखेंगे x की जगह तो सामने भी x2 आ जाएगा, 3x2 + 1 का होल स्क्वायर -6, ये आपका -6 इम्प्लाइज दैट बच्चों 6 से 6 उधर जाके प्लस होके उसको कैंसिल आउट कर देगा, आपका बनेगा 3x1 + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x2 + 1 का होल स्क्वायर, और आपका ये आ जाएगा। बच्चों अब यहाँ बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ गौर करने वाली बात क्या है, देखिए आप ही बताइए x1 और x2 क्या लेकर चले थे, r प्लस क्या है आपका, पहले क्वेश्चन में बात की है 0 से अनंत धनात्मक वास्तविक संख्या है, 0 भी शामिल है उसमें क्योंकि उसने व्याख्या की है 0 को शामिल किया गया है। एक स्टेटमेंट पीछे मैंने कहा था कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्ग बराबर हों तो वो संख्याएं निश्चित रूप से बराबर होती हैं। क्या बच्चों यहाँ भी देखिए x1 पॉजिटिव है तो 3x1 + 1 भी पॉजिटिव होगा। कैसे, मान लीजिए x1 2 है तो 2 3 जा कितना 6 और +1 कितना आया अंदर 7, तो जो वर्ग के अंदर है ये ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और x2 भी पॉजिटिव है तो फिर 3x2 3 से गुणा करोगे पॉजिटिव राशि को क्या बनेगा पॉजिटिव, और 1 ऐड करोगे क्या बन जाएगा बच्चों का फिर भी पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्ग बराबर हैं तो फिर निश्चित रूप से दोनों संख्याएं बराबर होनी चाहिए। वो दोनों संख्याएं कौन हैं, 3x1 + 1 तथा 3x2 + 1, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे हम 3x1 + 1 इक्वल टू 3x2 + 1, और जब ये लिखते हैं तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, हमारा हो जाएगा 3x1 इक्वल टू 3x2, और 3 से 3 हटाएंगे तो x1 इक्वल टू x2, और इम्प्लाइज हो जाएगा कि f क्या है, एक की है। ये सिद्ध हो गया एक की। अब बात आच्छादक की आ जाएगी, आच्छादक भी हो जाएगा तो हम कह देंगे फलन व्युत्क्रमणीय है, और फलन व्युत्क्रमणीय हो जाएगा तो उसके प्रतिलोम का अस्तित्व हो जाएगा और हम वो फाइंड आउट कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। देखिए इसको आगे क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड थिंग आपकी आच्छादक के लिए, माना वही तरीका है आपका y = fx माना आपने, y = fx माना तो यहाँ से y = fx की वैल्यू, fx की वैल्यू पूर्ण वर्ग के रूप में जो बच्चों ने बनाई थी वही लिख देंगे। तो कितनी बनाई थी बच्चों, ऊपर देख के बताएं, 3x + 1 का होल स्क्वायर -6, मुझे याद है यही बनाई थी हमने, तो ये fx की वैल्यू लिख दी। बच्चों यहाँ पर देखिएगा 6 इधर में आएगा तो 3x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y + 6 हो जाएगा। 6 को लेफ्ट साइड में ले आ तो प्लस का बन गया, लिख राइट साइड में दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों चीज़ें दोनों पक्ष बराबर हैं, किधर भी लिख दें। बच्चों अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो 3x + 1 इक्वल टू √y + 6, एक तरफ वर्गमूल लग जाएगा। अब बच्चे कहेंगे सर यहाँ प्लस माइनस भी लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए बच्चों। क्यों नहीं लगना चाहिए, ये वैल्यू धनात्मक है। क्यों, क्योंकि x किसका अवयव है, प्रांत का अवयव, और प्रांत क्या था, फलन का r+ था, r+ है तो फिर इसका मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या है, और x अगर धनात्मक वास्तविक संख्या है तो x × 3 से गुणा करोगे तो भी धनात्मक वास्तविक संख्या रहेगी, और +1 कर दोगे तो भी धनात्मक ही मान रहने वाला है। तो फिर मैं बाहर माइनस कैसे लगा सकता हूँ। ठीक, आगे बात करते हैं। 3x = y + 6 का √-1, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा और 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी y + 6 √-1 अपॉन कितनी आ जाएगी, 3। अब फलन आच्छादक भी है, प्रत्येक y के लिए पूर्व प्रतिबिंब के रूप में क्या मिलेगा, x मिल जाएगा। y किससे बिलोंग करता है, आपका ऊपर देखेंगे, आपका जो सह प्रांत है वो कितना है फलन का, f कहाँ से कहाँ परिभाषित था, अब r+ से परिभाषित हुआ था -5 से अनंत, ये क्लोज ब्रैकेट ये ओपन ब्रैकेट।
तो y आपको कहाँ मिलेंगे, यहाँ, और x आपको क्या मिलेंगे, यहाँ। अब आप खुद ही चेक कर लीजिए y क्या छोटे से छोटा मान कितना है, -5। y बराबर -5 रखेंगे तो ये क्या बनेगा 1, और 1 - 1 कितना 0, 0/3 0, x का मान 0 आएगा। तो बच्चे कहेंगे कि जो सह प्रांत में अवयव आप -5 लेंगे उसका पूर्व प्रतिबिंब किससे होगा, 0 से। -5 लेंगे तो -5 से आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, -4। बीच में अनंत संख्या आएंगी लेकिन अपन पूर्णांकों की बात कर लेते हैं जरा। -4 लेंगे तो भी परिभाषित हो जाएगा, ये √2 बन जाएगा। √2 - 1/3 कोई न कोई तो वास्तविक संख्या बनेगी। तो हम कह सकते हैं ना बच्चों, यहाँ पर प्रत्येक सह प्रांत के प्रत्येक अवयव y का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका, आप यहाँ से दे सकते हैं बच्चों। क्या स्टेटमेंट है देखिए, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव y बिलोंग्स टू -5 अनंत, इससे बिलोंग करता है, का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत कौन है, R+ में विद्यमान है। अतः फलन आच्छादक, क्या हो गया, अतः फलन आच्छादक। अब फलन व्युत्क्रमणीय होगा तथा F इनवर्स का अस्तित्व होगा। तो फाइंड आउट करके बताएंगे हम कि F इनवर्स x क्या बनेगा या F इनवर्स y क्या बनेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, आप F इनवर्स x बोलेंगे तो भी प्रतिलोम ही है, F इनवर्स y बोल दो, F इनवर्स z बोल दो, x की जगह z आ गया। चर राशि से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फलन का नियम वही बना रहना चाहिए। तो देखिए कैसे निकालते हैं, तो y इक्वल टू क्या लेते हैं बच्चे, fx, इम्प्लाइज करेंगे तो F इनवर्स y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x, और F इनवर्स y इक्वल टू x का वैल्यू ऊपर से उठा लेंगे। कितना बन गया बच्चों, y + 6 का √ -1/3। तो ये आपका प्रतिलोम फलन आ गया। परिभाषित कहाँ से कहाँ होगा, F इनवर्स परिभाषित होगा। F कहाँ से कहाँ परिभाषित हो रहा था, आपने देखा था R+ से यहाँ, तो ये कहाँ से कहाँ, -5 से अनंत, ये और ये आपका R+ क्या बन जाएगा, सह प्रांत। आप जानते हैं इन चीज़ों को काफ़ी पहले भागों में अपन चर्चा कर चुके हैं। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे बच्चों। जो आगे क्लास आएगी उसमें हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।